आज है 2 मार्च सोमवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के साथ मिलकर 28 फरवरी को आक्रामक कदम उठाते हुए ईरान पर हमला किया जिनमें सर्वोच्च नेता अली खमेनेई की मौत की खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ मध्य पूर्व जल रहा है, वहीं भारत पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। होर्मुज जलमरूमध्य के बंद होने से भारत एक बार फिर रूसी तेल की तरफ मुड़ रहा है। लेकिन बात सिर्फ युद्ध की नहीं है। हमारे देश के भीतर भी कई मोर्चों पर संघर्ष जारी है। चाहे वो पंजाब के खेतों में चावल के नाम पर पानी का निर्यात हो, या फिर गरीबों की थाली में परोसा जा रहा संदिग्ध फोर्टिफाइड चावल। और अंत में बात करेंगे सुरों के बादशाह अरिजीत सिंह की, जिन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया है। तो चलिए तसल्ली से शुरू करते हैं आज का हरकारा। सबसे पहले बात अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े महायुद्ध की, जिसने 21वीं सदी की भू राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। एक्सियोस के रिपोर्टर ज़कारी बासु अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि आधुनिक युग में किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इतने अलग अलग देशों पर सैन्य हमले नहीं किए हैं जितने डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने 7 देशों पर हमले किए हैं, जिनमें ईरान, नाइजीरिया और वेनेजुएला शामिल हैं। साल 2025 में उन्होंने जो बाइडेन के पूरे कार्यकाल से ज़्यादा हवाई हमलों को मंजूरी दी। ट्रंप खुद को युद्ध विरोधी बताते थे, लेकिन ईरान पर उनके हमलों के पहले 24 घंटों में ही 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत ने उनके दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप का मॉडल साफ है, जमीन पर कोई अमेरिकी सैनिक नहीं, बस आसमान से अत्यधिक बल का प्रयोग। लेकिन यह हमला अचानक नहीं हुआ। एक्सियोस की ही एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक हफ्ते पहले हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन खराब मौसम और आपसी तालमेल की कमी के कारण इसे टालना पड़ा। इस देरी ने ट्रंप को कूटनीति और युद्ध के बीच चुनने का एक और मौका दिया था। ट्रंप के दूतों ने ईरान के सामने परमाणु कार्यक्रम रोकने का प्रस्ताव रखा, लेकिन ईरान ने इसे ठुकरा दिया, जिसके बाद ट्रंप ने युद्ध का बटन दबा दिया। इस हमले के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बंटती दिख रही है। चीन और रूस ने अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की है। चीन ने इसे एक संप्रभु नेता की हत्या बताया है, वहीं रूस ने इसे बिना उकसावे वाली आक्रामकता कहा है। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि दोनों देश केवल बयानों तक सीमित हैं। चीन अपनी तेल आपूर्ति और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सीधे सैन्य हस्तक्षेप से बच रहे हैं। पॉलिटिको के एलेक्जेंडर बर्न्स अपने विश्लेषण में लिखते हैं कि ट्रंप 20वीं सदी की पुरानी व्यवस्था को दफन कर रहे हैं। उन्होंने नाटो को कमजोर किया, गर्भपात के अधिकार खत्म किए और अब 1979 की ईरानी क्रांति के प्रतीक खमेनेई को खत्म कर दिया। ट्रंप के पास पुरानी व्यवस्था को बदलने के लिए कोई नया विजन नहीं है, बस विध्वंस है। अब सवाल ये है कि खमेनेई के बाद ईरान का क्या होगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सबकी नज़रें अयातुल्ला खोमेनी के पोते हसन खोमेनी पर हैं। 53 वर्षीय हसन को एक उदारवादी चेहरा माना जाता है, जो सुधारों के पक्षधर रहे हैं। लेकिन CNN के विश्लेषक ब्रेट मैकगक चेतावनी देते हैं कि खमेनेई की मौत से नेतृत्व में जो खालीपन आया है, वह ईरान को गृहयुद्ध की तरफ ले जा सकता है। अमेरिका ने सामरिक जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन इस युद्ध का अंत कहाँ होगा, ये किसी को नहीं पता। इस युद्ध के पीछे की असली वजह क्या है, इस पर इतिहासकार टिमोथी स्नाइडर एक अलग नजरिया रखते हैं। उनका कहना है कि यह युद्ध ट्रंप के व्यक्तिगत भ्रष्टाचार और घरेलू राजनीति से प्रेरित हो सकता है। खाड़ी के देशों ने ट्रंप के कारोबार में भारी निवेश किया है, और अब अमेरिकी सेना का इस्तेमाल उन देशों के दुश्मनों को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। अब रुख करते हैं भारत की ओर, जहां इस युद्ध की आंच महसूस की जाने लगी है। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण होर्मुज जलमरूमध्य से तेल की आपूर्ति ठप हो गई है। रिपोर्टर सुकल्प शर्मा बताते हैं कि भारत अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए वापस रूस की तरफ देख रहा है। भारत के कुल तेल आयात का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। ऐसे में भारत सरकार और रिफाइनरीज ने रूसी कच्चे तेल का आयात बढ़ाने पर विचार शुरू कर दिया है। एशियाई जलक्षेत्र में पहले से ही लाखों बैरल रूसी तेल मौजूद है, जो इस संकट की घड़ी में भारत के काम आ सकता है। तेल के बाद बात अनाज की। द इंडियन एक्सप्रेस में हरीश दामोदरन ने भारत के चावल निर्यात पर एक चिंताजनक रिपोर्ट पेश की है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, लेकिन इसकी भारी कीमत हमारे पर्यावरण को चुकानी पड़ रही है। रिपोर्ट बताती है कि 1 किलो चावल उगाने में 3000 लीटर पानी लगता है, यानी हम चावल नहीं, बल्कि अपने भूजल का निर्यात कर रहे हैं। दामोदरन सुझाव देते हैं कि भारत को सामान्य चावल की जगह बासमती और सुगंधित चावलों के निर्यात पर जोर देना चाहिए,
ताकि कम पानी में ज़्यादा विदेशी मुद्रा कमाई जा सके और पंजाब हरियाणा का जल स्तर बचाया जा सके। इसी से जुड़ी एक और गंभीर खबर है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के लिए श्रीगिरीश जलेह की रिपोर्ट बताती है कि मोदी सरकार ने वैज्ञानिकों की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए गरीबों को फोर्टिफाइड यानी कृत्रिम पोषण वाला चावल खिलाना शुरू कर दिया है। नीति आयोग और आईसीएमआर के विशेषज्ञों ने चेताया था कि सिकल सेल अनीमिया और थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ये चावल जहर समान हो सकता है, लेकिन सरकार ने इन चेतावनियों को दरकिनार कर दिया। अब एक ऐसी खबर जो सरकारी सिस्टम की संवेदनहीनता को उजागर करती है। द इंडियन एक्सप्रेस में सदफ मोदक की रिपोर्ट है अश्विनी बिद्रे गोरे हत्याकांड के बारे में। पुलिस अधिकारी अश्विनी की हत्या साबित हो चुकी है, उनके हत्यारे को सजा भी हुई और वो जेल से छूट भी गया। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में अश्विनी अभी भी जीवित हैं। उनके पति राजू गोरे पिछले कई सालों से अपनी पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। थक हारकर उन्होंने अब अपनी और अपनी बेटी के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की है। यह मामला बताता है कि न्याय मिलने के बाद भी प्रशासनिक कागजों में आम आदमी कैसे हार जाता है। बुरी खबरों के बीच संगीत की दुनिया से एक सुकून देने वाली खबर। प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने के बाद अरिजीत सिंह ने अपना पहला इंडिपेंडेंट गाना रैना रिलीज किया है। लोकमार्ग की खबर के मुताबिक इस गाने को शेखर रवजियानी ने कंपोज किया है। अरिजीत अब पूरी तरह से स्वतंत्र संगीत पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में अरिजीत के पिता सुरिंदर सिंह ने बताया कि अरिजीत मुंबई की चकाचौंध छोड़कर वापस अपने कस्बे जियागंज में बस गए हैं। उनके पिता कहते हैं कि अरिजीत को अपनी मिट्टी की खुशबू वापस खींच ली है और वो अब वहां सादगी से अपना जीवन बिता रहे हैं। आखिर में एक खबर साहित्य और प्रेम की दुनिया से। फिलिस्तीन के मशहूर शायर महमूद दरवेश की कविताओं में जिस रीता का जिक्र बार बार आता है, वो असल जिंदगी में एक इजरायली डांसर तामार बेनमी थी। हारेत्स और येदियोत अरनौत की रिपोर्ट के मुताबिक तामार का हाल ही में निधन हो गया। दरवेश ने लिखा था, रीता और मेरी आंखों के बीच एक राइफल है। यह एक फिलिस्तीनी शायर और एक इजरायली कलाकार की अधूरी प्रेम कहानी थी, जो अब तामार की मौत के साथ हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई है। आज के हरकारा में बस इतना ही। दुनिया में शोर बहुत है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आप तक सिर्फ रोशनी पहुंचे। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे हरकारा के अगले अंक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।